अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 18 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो इस चैप्टर का मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं 10 मिनट्स बहुत ध्यान से देखिएगा क्लास में। देखो क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो सपोज करो दो पर्सन है एक्स एंड वाई, ये दो पर्सन है एक्स एंड वाई, राइट। क्या हुआ, सबसे पहले एक्स ने क्या करा, वाई को सपोज करो 1 अप्रैल 2020 को एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज के गुड्स 10,000 रुपीज के गुड्स क्या करे, क्रेडिट पे सेल करे। 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे एक्स ने वाई को। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, राइट। अब वाई ने एक्स को प्रॉमिस करा कि आफ्टर 2 मंथ्स कि मैं 2 मंथ्स के बाद क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। मैं आफ्टर 2 मंथ्स क्या करूंगा, इसका पेमेंट कर दूंगा। मैं 2 महीने बाद ये 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दूंगा। अब एक्स सोच रहा है कि बोले, ये कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा। लेकिन आज से 2 मंथ्स के बाद अगर मैं वाई के पास जाऊं और वाई मेरे को कह दे कि बोले मैं तो कोई सेल नहीं करी, मैं तो कोई परचेज नहीं करी, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा कि मैंने वाई को सेल करी है। तो इसलिए एक्स क्या करेगा, एक स्टैम्प पेपर लेगा। स्टैम्प पेपर पता है क्या होता है, इस तरीके से होता है, 100 रुपीज 50 रुपीज का स्टैम्प पेपर होता है, कोर्ट से मिलता है, ठीक है ना। स्टैम्प पेपर लेगा, इस स्टैम्प पेपर पे जो भी इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई वो सब इस पे लिख देगा कि वाई ने मुझसे 10,000 रुपीज के गुड्स 1 अप्रैल को क्रेडिट में परचेज करे। वाई ने मेरे को प्रॉमिस करा है कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद वो पेमेंट करेगा। वाई ने मेरे को प्रॉमिस करा है कि पेमेंट वो बाय चेक करेगा। वाई ने मेरे को प्रॉमिस करा है कि वो इस जगह इस प्लेस पर मेरे को पेमेंट करेगा। यानी एक्स और वाई के बीच में जो भी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी इस ट्रांजैक्शन की, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टैम्प पेपर पे लिखेगा और इस स्टैम्प पेपर को बनाकर कहां भिजवा देगा, वाई को भिजवा देगा। अब वाई स्टैम्प पेपर पढ़ेगा और देखेगा इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें वही सारी बातें लिखी हैं जो हमारे बीच में आपस में डिसाइड हुई थी। तो एक्स बोलेगा वाई को कि बोले स्टैम्प पेपर पे साइन करके वापस मेरे को सेंड करो। साइन कर रहा है मतलब कि एक्स ये स्टैम्प पेपर बना के वाई को भेजा। वाई को क्या कह रहा है कि स्टैम्प पेपर पे साइन करो। साइन करने का मतलब है कि वाई इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री है, वो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वाई क्या करेगा, स्टैम्प पेपर पे साइन करेगा और स्टैम्प पेपर पे साइन करके ये स्टैम्प पेपर दोबारा किसको भिजवा देगा, एक्स को भिजवा देगा। किसको भिजवा देगा, एक्स को भिजवा देगा। तो अब एक्स के लिए ये जो स्टैम्प पेपर, ये स्टैम्प पेपर नहीं रहा। एक्स के लिए स्टैम्प पेपर नहीं रहा, ये इसका बन गया बिल रिसीवेबल। ये इसका क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। और वाई के लिए स्टैम्प पेपर क्या बन गया, बिल्स पेबल। वाई के लिए स्टैम्प पेपर क्या बन गया, बिल्स पेबल। ये जो बिल रिसीवेबल है ये एक्स के लिए इसका एसेट है, तो इट इज अ करंट एसेट फॉर एक्स। और वाई के लिए क्या है, ये इसकी करंट लायबिलिटी है। तो वाई के लिए बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है। दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ। सबसे पहले एक्स ने 1 अप्रैल, अज्यूम कर रहे हैं अपन कि 1 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे वाई को। और वाई ने एक्स को प्रॉमिस करा कि आफ्टर 2 मंथ्स कि वो 2 मंथ्स के बाद क्या करेगा, पूरा पेमेंट कर देगा। अब एक्स को लगा कि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद अगर मैं वाई के पास जाऊं और वाई अगर पेमेंट करने से मना कर दे तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए एक्स ने क्या करा है कि स्टैम्प पेपर लिया। स्टैम्प पेपर पे जो भी आपस में एक्स और वाई के बीच में जो भी आपस में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी, उन टर्म्स एंड कंडीशन को स्टैम्प पेपर पे लिखा और स्टैम्प पेपर पे इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को लिख के ये स्टैम्प पेपर किसको भिजवा दिया, वाई को भिजवा दिया। और वाई को बोला इस पे साइन करके दोबारा ये स्टैम्प पेपर मेरे को देना है। साइन करवा रहा है मतलब कि वो कह रहा है कि वाई साइन करेगा, मतलब वाई इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, वाई इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री है। तो वाई क्या करेगा, स्टैम्प पेपर को साइन करके
साइन करके वापस किसको दे देगा, x को दे देगा। तो जैसे ही y इस स्टैम्प पेपर पे साइन करेगा और साइन करके स्टैम्प पेपर x को भिजवा देगा, तो y x के लिए स्टैम्प पेपर नहीं कहलाएगा, x के लिए स्टैम्प पेपर क्या कहलाएगा, बिल रिसेबल, और y के लिए स्टैम्प पेपर क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। x के लिए स्टैम्प पेपर इसका करंट एसेट है और y के लिए ये बिल्स पेबल क्या है, इसकी करंट लायबिलिटी है। बताइए समझ में आई यहां तक की बात? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए यहां तक। एनी डाउट? ओके, अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये जो एक्स पर्सन है जिसने क्रेडिट सेल करी, उसको बोला जाता है ड्रॉवर। उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर। और ये जो वाई पर्सन है इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है ड्रॉई। इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रॉई, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि इन सारी कंडीशन को, टर्म्स एंड कंडीशन को ये एक्सेप्ट करके इसने ये स्टैम्प पेपर दोबारा एक्स को दिया, ड्रॉवर को दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है एक्सेप्टर। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो एक्स पर्सन है इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर, और ये जो वाई पर्सन है इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉई या एक्सेप्टर, राइट। अब सुनो, ये सब बन गया, बिल रिसेबल बन गया, बीपी बन गया, सब हो गया। तो सेल कब हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को सेल हुई थी, 1 अप्रैल 2020 को सेल हुई थी, ठीक है ना। क्या बोला था एक्स ने कि 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा। कितने मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा। तो 2 मंथ्स कब पूरे हो रहे हैं, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 महीना, 1 मंथ, और 1 मई से 1 जून कितने हो गए, 2 मंथ्स हो गए। तो ये जो 1 जून है, इट इज द ड्यू डेट, ये हमारी क्या कहलाती है, ड्यू डेट कहलाएगी, इस बिल रिसीवेबल की ये ड्यू डेट कहलाएगी। अब एक्स क्या हुआ, 1 जून को वाई के पास पहुंचा कि बोले ये बिल रिसीवेबल है, 10,000 रुपीज का ये BR है, इस पे साइन किया था, इसका टाइम हो गया पूरा, लाओ इसका पेमेंट करो, पैसा दो, 10,000 रुपीज दो। अब वाई कहेगा 1 जून को, अरे मेरे को तो याद ही नहीं था कि मेरे को इसका बिल का ये 10,000 रुपीज देने, मैं तो भूल गया, दिमाग में नहीं रहा मेरे तो कि आज देने, मेरे पास तो आज तो नहीं है पैसा। एक्स कहेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 डेज और दे रहा हूं एक्स्ट्रा, अरेंज कर लो पेमेंट, मैं 3 डेज और एक्स्ट्रा दे रहा हूं, अरेंज कर लो। तो ये जो 3 डेज एक्स्ट्रा दिए हैं ये आपका कहलाता है ग्रेस पीरियड, इसको बोला जाता है ग्रेस पीरियड। तो 3 दिन और दे दिए, तो 3 दिन कब पूरे होंगे, 4 जून 2020। तो ये बिल की कहलाती है मैच्योरिटी डेट, ये बिल की क्या कहलाती है, मैच्योरिटी डेट। देखो सुनना ध्यान से, ये जो आपके बिल रिसेबल है, बिल्स पेबल है, बिल रिसेबल है, बिल्स पेबल है, आपके चेक्स हैं, चेक DD है, तो ये सब जो है ये सब आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ये सब आपके क्या कहलाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बना हुआ है। तो ये जो मैंने 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड दिया है, ये ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर ड्यू डेट पे अगर आपका जो ड्रॉई अगर वो याद नहीं रहता, वो पेमेंट करना बाई चांस को याद नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, आप उसको 3 दिन और दे दो एक्स्ट्रा, बस 3 दिन से ज्यादा नहीं। तो ये जो ग्रेस पीरियड है, इट इज गिवन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट इज गिवन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये ग्रेस पीरियड 3 डेज का ही होता है, 3 डेज से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपका आंसर होगा 3 डेज। तो ये जो 4 जून है ये मैच्योरिटी डेट कहलाती है। अब एक और चीज बहुत ध्यान से सुनना, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिस भी डेट को आपका BR बना उसका जितना भी टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद की जो डेट है वो तो आपकी ड्यू डेट कहलाएगी, वो तो आपकी कौन सी डेट कहलाएगी, ड्यू डेट कहलाएगी। और उसमें जब आप 3 डेज ऐड कर लेंगे, तो 3 डेज ऐड करने के बाद 3 डेज के ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद जो डेट आएगी वो मैच्योरिटी डेट कहलाएगी।
एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लेकिन सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, लेकिन आपकी बुक्स में क्लास 11th में आपकी बुक्स में क्या कर रखा है कि ये जो 3 डेज ऐड करके जो डेट निकाली ना अपन ने 4 जून, वो इसी को ड्यू डेट बोल रहा है, वो इसी को ड्यू डेट बोल रहा है और इसी को मैच्योरिटी डेट बोल रहा है। तो अभी क्लास 11 के लिए जो 3 डेज ऐड करके जो डेट निकलती है, इसी को ड्यू डेट और इसी को मैच्योरिटी डेट मानना है। लेकिन आगे अगर आप बाई चांस कोई सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीए में कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स दोगे, तो वहां पे आपको यही पढ़ाया जाएगा कि ये जो टाइम पीरियड ऐड करके जो डेट आई, इट इज अ ड्यू डेट, 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड का, तो वो मैच्योरिटी डेट कहलाती है। लेकिन अभी क्लास 11th में आपके लिए यही ये 3 डेज ऐड करने के बाद ये जो डेट निकल के आई, इट इज यही आपकी ड्यू डेट है और यही आपकी मैच्योरिटी में यही मान के करना है। हाँ बोलो सर, ये जो 3 डेज अपन देंगे वो कंपलसरी है देना? हाँ, इट इज कंपलसरी। अगर आपको सामने वाला जो आपका ड्रॉई है वो 1 जून को पेमेंट कर देता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर 1 जून को अगर पेमेंट नहीं कर रहा वो, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं अभी चाहिए मेरे को तो पेमेंट, वरना मैं अभी जा रहा हूँ कोर्ट में और कोर्ट केस कर दूंगा और लीगल एक्शन लूंगा। नहीं, ये 3 डेज अगर वो 1 जून को अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा तो इट्स कंपलसरी टू गिव 3 डेज ग्रेस पीरियड के। अगर 3 डेज ये जो ग्रेस पीरियड के दिए उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं करा, तो फिर आप इसके अगेंस्ट एक्स वाई के अगेंस्ट क्या करेगा, लीगल एक्शन ले सकता है, जो भी उसको लेना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। राइट, बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया व्हाट इज ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट? हमारे लिए यही है कि जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हम 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड का, और 3 डेज ऐड करने के बाद ये जो डेट आएगी वही हमारी मैच्योरिटी डेट है अभी 11th में, वही हमारा ड्यू डेट है। अब बिल की ये जो ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट है, ये जो 3 डेज ऐड करके आई, इसको भूल जाओ आप। ये जो 3 डेज ऐड करके ये जो डेट आ रही है, ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, इसको कैलकुलेट करते समय आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजें। सबसे पहली चीज, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पर, बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पर अगर कोई नेशनल हॉलिडे आ जाता है, अगर कोई नेशनल हॉलिडे आ जाता है, नेशनल हॉलिडे बताएंगे किसी को कौन कौन से होते हैं नेशनल हॉलिडे? कैन एनीवन नो नेशनल हॉलिडेज कौन कौन से हैं? किन किन डेट्स को आते हैं नेशनल हॉलिडे? बताओ जरा, पता है तो बताओ जरा लिख के, कौन कौन से नेशनल हॉलिडे हैं? वेरी गुड, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और एक और होता है दैट इज 2 अक्टूबर। यस हार्दिक, 2 अक्टूबर। बस ये 3 ही नेशनल हॉलिडे हैं। कौन कौन से? 26 जैन, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। तो अगर बिल की ड्यू डेट पर अगर कोई नेशनल हॉलिडे आ रहा है, अगर कोई नेशनल हॉलिडे आ रहा है, तो उस केस में जो प्रीवियस डे होगा, एक दिन पहले का जो दिन होगा, प्रीवियस डे, उसको बिल की ड्यू डेट कंसीडर किया जाएगा। जो आपका प्रीवियस डे होगा, मतलब अगर बिल की ड्यू डेट अगर 26 जनवरी निकल के आ रही है 3 डेज ऐड करने के बाद, तो आप क्या लिखेंगे? योर ड्यू डेट ऑफ बिल इज 25 जनवरी। अगर बिल की ड्यू डेट अगर 15 अगस्त आ रही है, तो आप क्या मानेंगे? बिल की ड्यू डेट क्या है? 14 अगस्त। और 2 अक्टूबर आ रही है तो क्या मानेंगे? 1 अक्टूबर। मैं एग्जाम में जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दूंगा जिसमें बिल की ड्यू डेट आ रही होगी 26 जनवरी, तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ड्यू डेट क्या है, तो आप काउंट करोगे तो 26 जनवरी आ रहा होगा। तो 26 जनवरी इज अ नेशनल हॉलिडे, तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यू डेट ऑफ बिल इज 25 जनवरी। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और उसमें ड्यू डेट आ रही होगी 15 अगस्त, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल, आपका आंसर होगा 14 अगस्त। और बिल की ड्यू डेट आ रही होगी 2 अक्टूबर, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो आपका आंसर होगा 1 अक्टूबर। और सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में आपको बताएंगे नहीं, क्वेश्चन के अंदर आपको बताया नहीं जाएगा
कि 26 जनवरी इज अ नेशनल हॉलीडे, 15 अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे और 2 अक्टूबर इज अ नेशनल हॉलीडे। अब आप क्लास 11th में आ गए, बचपन से आपको ये पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपको अपने आप ध्यान रखना है कि 15 अगस्त है तो इट इज अ नेशनल हॉलीडे। ये कोई एकदम से डिक्लेयर नहीं होती है ना, ये होता ही है, ये इट इज अ नेशनल हॉलीडे। तो ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा कि 26 जनवरी इज द नेशनल हॉलीडे एंड 15 अगस्त इज द नेशनल हॉलीडे और 2 अक्टूबर इज द नेशनल हॉलीडे। अगर वो ये आपको खुद को याद रखना है कि अगर 15 अगस्त आ रही है तो इट इज अ नेशनल हॉलीडे, तो आपका आंसर होना चाहिए 14 अगस्त। 26 जनवरी आ रही है तो इट इज अ नेशनल हॉलीडे, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, 25 जनवरी। समझ में आई क्या बात? क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिख के नहीं दिया जाएगा कि इट इज अ नेशनल हॉलीडे, और होली दिवाली इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, राइट? समझ में आ गया क्या पहला पॉइंट, कि अगर बिल की ड्यू डेट पर अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले की जो डेट होगी उसको क्या करना है, बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कंसिडर करना है। दूसरी बात, अगर बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए, इमरजेंसी, बिल की ड्यू डेट थी 21 मार्च 2020, लेकिन उस दिन अचानक लॉकडाउन लग गया, 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। तो क्या पता था क्या पहले से आपको कि 21 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है कंट्री में? पता था क्या? नहीं पता था ना। तो क्या करें, अगर एकदम से बिल की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है तो नेचुरल बात है, बहुत नेचुरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना अपने पास्ट में। पेपर हो चुका भी 9 बजे, अब दोबारा 9 बजे जाके आप पेपर नहीं दे सकते हो। कहां पे जा सकते हैं? फ्यूचर में जा सकते हैं। तो फ्यूचर में जा सकते हैं, तो अगर बिल की ड्यू डेट पे कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है तो जो आपका नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे विल बी और ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। जो भी नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे विल बी और ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। क्वेश्चन में ये गिवन होगा, जैसे सपोज करो आपकी बिल की ड्यू डेट आ रही थी 21 मार्च, तो क्वेश्चन में लिख के देगा कि 21 मार्च इज अ इमरजेंसी हॉलीडे। तो फिर अब आपको ये ध्यान रखना है कि इमरजेंसी हॉलीडे हो गया 21 मार्च को, यानी अब इस बिल की ड्यू डेट क्या होगी, 22 मार्च होगी। ओके। थर्ड, अगर आपकी जो बिल की ड्यू डेट है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल, कैलकुलेट आफ्टर साइट, या रुको, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट बिफोर साइट, कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट। व्हाट इज मीन बाय बिफोर साइट ड्यू डेट? इसका मतलब यह है कि जिस डेट को ड्रॉवर ने ड्रॉई को ये स्टैम्प पेपर बनाकर भिजवाया था, जैसे सपोज करो 1 अप्रैल को भिजवाया था ड्रॉवर ने ये स्टैम्प पेपर बना के ड्रॉई को, तो जिस डेट को ये स्टैम्प पेपर सेंड किया गया था वहां से बिल का जो भी टाइम पीरियड है वो आपको काउंट करना है। तो कब? जब क्वेश्चन में लिखा जाएगा कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, और साइलेंस के केस में भी हम यही करेंगे। इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन हम बिल का जो टाइम पीरियड है वो कहां से काउंट करेंगे, जिस डेट को ड्रॉवर बिल को बनाकर फॉर्म कर बनाकर ड्रॉई को सेंड करेगा वहीं से काउंट करेंगे। और क्वेश्चन में अगर कहता है कैलकुलेट बिफोर साइट ड्यू डेट, तो जैसा भी मैंने ये निकाला ना, ये 4 जून, सेम इसी तरीके से निकलेगी। तो कहने का मतलब है, कंसेप्ट ये है बिफोर साइट का कि जिस डेट को ड्रॉवर, इफ ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड बिफोर साइट, तो जिस डेट को ड्रॉवर बिल को ड्रॉ करके ड्रॉई के पास सेंड करेगा उस डेट से बिल का टाइम पीरियड क्या होगा, काउंट किया जाएगा। और एक और होता है, वो होता है कैलकुलेट आफ्टर साइट, कैलकुलेट आफ्टर साइट ड्यू डेट। व्हाट इज मीन बाय आफ्टर साइट ड्यू डेट? इसने तो 1 अप्रैल 2020 को भिजवाया था बिल, लेकिन वाई ने क्या करा, वाई ने 4 अप्रैल 2020 को साइन करके दिया।
तो अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो जिस डेट को ड्रॉई इस बिल पे साइन करके, स्टैम्प पेपर पे साइन करके ड्रॉवर को देगा, एक्स को देगा, उस डेट से बिल का टाइम पीरियड काउंट होगा। यानी अगर कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इसने तो 1 अप्रैल को भिजवा दिया था, लेकिन वाई ने एक्स को साइन करके कब दिया? 4 अप्रैल 2020 को दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो अब यहां से आप बिल का टाइम पीरियड काउंट करोगे। तो 4 अप्रैल से पहले 2 महीने ऐड करो, 4 अप्रैल से 4 मई, 4 मई से 4 जून, तो 4 जून, फिर इसमें 3 दिन ऐड करो ग्रेस पीरियड के, तो क्या आ गया? 7 जून। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो 7 जून विल बी योर ड्यू डेट ऑफ द बिल। 7 जून इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइड ड्यू डेट, क्वेश्चन में अगर कह रहा है कैलकुलेट बिफोर साइड ड्यू डेट, तो जिस डेट को ड्रॉवर बिल को सेंड करेगा बनाकर, ये स्टैम्प पेपर बनाकर जिस डेट को ड्रॉवर ड्रॉई को सेंड करेगा, वहां से बिल का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया कि 1 अप्रैल को बना के भेजा, 2 महीने ऐड करे, 1 जून आ गई, 3 दिन ऐड करे, 4 जून आ गई। ये तो कब हुआ? बिफोर साइड में। और आफ्टर साइड के केस में क्या हुआ कि इसने तो 1 अप्रैल को भेज दिया था, लेकिन वाई ने साइन करके कब भेजा? 4 अप्रैल। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट आफ्टर साइड ड्यू डेट, तो फिर जिस डेट को ड्रॉई साइन करके सेंड करेगा, वहां से उस बिल का टाइम पीरियड हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। बताइए समझ में आया क्या? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए, अभी जो पढ़ा है चैप्टर में मैंने। हमको इस चैप्टर में अब करना क्या है? हमें बहुत कुछ ही नहीं करना है। जो भी अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन सबकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी इन सारी ट्रांजैक्शंस की? बस यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या जर्नल एंट्री हम पास करेंगे इन दोनों के बुक्स में, ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो नेक्स्ट क्लास में अपन अब स्टार्ट करेंगे कि इन सारी ट्रांजैक्शंस की ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी। एक बार आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो से। उसके बाद अब कल मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बताऊंगा कि जो भी मैंने आज आपको समझाया, इसकी ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, वो अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।